A very good morning. Shall we start? Good morning. Good morning, sir. So let's start. I believe you all are having the PDF file of the book we are referring to. We all have the critical history of Greek philosophy. And in our previous class, as we all have discussed about the fundamental nature of philosophy, how Western philosophy is distinct from Indian philosophy, whether there is any Western philosophy or Indian philosophy as such or not, that's a big problem for us. क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि ये जो टर्म्स हम लोग के सामने आते हैं, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन, ये थोड़े से प्रॉब्लमैटिक हैं, थोड़े से समस्यात्मक हो जाते हैं। क्योंकि पाश्चात्य का मतलब हम क्या लगाएं, क्योंकि फ्रेंच कल्चर कुछ और कहता है, जर्मन कल्चर कुछ और कहता है, अमेरिकन कल्चर कुछ और कहता है, ब्रिटिश कल्चर कुछ और कहता है, एंड देन अगेन रोमन कैथोलिक चर्च का कल्चर कुछ और कहता है और टिपिकल ग्रीक कल्चर कुछ और कहता है। तो जब हम लोग वेस्टर्न फिलॉसफी की बात कर रहे हैं तो हमारा आशय, हमारी इंटेंशन किस पर्टिकुलर कल्चर से संबंधित है और हम किसे वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत माने। और चलो अपनी सुविधा के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, हम ग्रीक फिलॉसफी से वेस्टर्न फिलॉसफी का आरंभ मान भी लें, तो इसका अपोजिट इंडियन कल्चर या इंडियन फिलॉसफी कैसे बन पाएगी। क्योंकि हम लोग का अनुभव अब तक फिलहाल ये बताता है कि वेस्टर्न का अपोजिट तो ईस्टर्न होना चाहिए। अगर हम वेस्टर्न का मतलब जैसा टिपिकल कमेंटेटर्स करते हैं ऑक्सीडेंटल कल्चर के नाम से जाने, पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति और दर्शन के नाम से जाने, तो इसका उलट, इसका विपरीतार्थ तो पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और विचार होना चाहिए। समस्या ये है कि हमने पूर्वीय का अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ भारतीय दर्शन से लिया, जो थोड़ा सा पूर्वाग्रह से ग्रसित लगता है। कारण, क्योंकि पूर्वीय सभ्यता में हमें चाइनीज फिलॉसफी, हो सके तो अरबिक फिलॉसफी और बड़ा ही महत्वपूर्ण इजिप्शियन फिलॉसफी को भी शामिल करना पड़ता है। ग्रीक फिलॉसफी के साथ तो समस्या ये है, यू ऑल मस्ट हैव हर्ड द टर्म दैट ग्रीस इज द गेटवे टू यूरोप। यानी अगर आप एटलस का इस्तेमाल करें तो आप पाएंगे एक हमारे और आपके जैसा एशियन अगर पैदल यूरोप जाने की कोशिश करे तो उसे ग्रीस से होकर गुजरना पड़ता है। अब अगर ग्रीस से होकर गुजरना पड़ रहा है तो उसके कुछ हिस्से तो एशिया माइनर में पड़ेंगे, जबकि दूसरे हिस्से यूरोप में पड़ेंगे। So the problem which exists here is how to call it as the beginning of specifically the Western philosophy or the Occidental philosophy. खैर, इस समस्या को फिलहाल नजरअंदाज करते हुए, is my screen visible to you all? Because it is not visible to me, I don't know why. Can you just, okay, perfect. तो अगर हमने ग्रीक फिलॉसफी से शुरुआत कर भी ली तो समस्या ये उत्पन्न होती है कि हम ग्रीक का अभिप्राय किस चीज से लगा रहे हैं। ग्रीक भाषा में लिखा गया, ग्रीक भौगोलिक स्थिति के अनुसार, ग्रीक परिधान, वेशभूषा, खान पान के अनुसार, या किसी और वजह से। क्योंकि हमने पाया किसी भी एक मापदंड को अपनाना बड़ा ही भ्रामक, त्रुटिपूर्ण, एरोनियस, एम्बिगुअस प्रतीत होता है। हमें नहीं पता कि ग्रीक का अभिप्राय हम किससे लगाएं। कुछ इसी तरह से जिस तरह से अगर कोई हमसे पूछ ले अगर आप इंडियन हैं तो क्यों, वो कौन से मापक, वो कौन से मापदंड हैं जिसके अनुसार आप ये क्लेम कर सकते हो कि आई एम एन इंडियन। तो अंत में हमने पाया कि समान दार्शनिक समस्याओं पर विचार करने वाले और समान पद्धति का प्रयोग करने वाले वो कहीं भी पाए जाएं, हम उन्हें ग्रीक फिलॉसफी से संबंधित मानेंगे।
और शायद यही वजह है कि इस पेपर में हम लोग देखेंगे, चाहे आप आयोनियन फिलोसफर्स की बात करो, मालेशियन फिलोसफर्स की बात करो, एटमिस्ट की बात करो, रोमन थिंकर्स की बात करो और पार्शली इजिप्शियन थिंकर्स की बात करो, तो ये सब के सब भौगोलिक रूप से ग्रीस के पार्ट्स नहीं हैं, अवयव या घटक नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इन सबको हम ग्रीक फिलॉसफी में इंक्लूड करते आए हैं। एक नई विचारधारा भी उत्पन्न हो रही है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी और पोस्ट मॉडर्न कमेंटेटर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी ऐसा भी मानते हैं कि स्टैंडर्ड या ऑफिशियल वेस्टर्न फिलॉसफी की शुरुआत हमें ग्रीक फिलॉसफी से न मानकर बेकन और डेकार्ट से माननी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि ग्रीक फिलॉसफी में तो कुछ भी वेस्टर्न फिलॉसफी नहीं है। लेकिन इसके ठीक उलट एक पारंपरिक विचारधारा है जिसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं, इस क्लास में चल रहे हैं, जिसका मानना है, जहां पे W.T. स्टेस, सोलोमन, गुट्रे, कॉपलस्टोन, थिली जैसे दार्शनिक और कमेंटेटर्स मानते हैं कि अगर आपको भली भांति पाश्चात्य दर्शन को समझना है तो उसकी संदर्भ, उसकी पृष्ठभूमि, उसके कॉन्टेक्स्ट, उसके बैकग्राउंड को समझना होगा, और इसके लिए आप ग्रीक कल्चर और फिलॉसफी के अलावा और कहीं भी नहीं जा सकते हैं। संभवतः इसीलिए हमारा आरंभ ग्रीक फिलॉसफी से होता है, और संभवतः यही कारण है कि कुछ थिंकर्स समस्त पाश्चात्य दर्शन को प्लेटो की टिप्पणियों के समान मानते हैं, कुछ एथेंस को एक ऐसे मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके द्वारा आप समस्त पाश्चात्य दर्शन को समझ सकते हो, भली भांति जान सकते हो। तो हम इस क्लास में इस पारंपरिक दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपकी इच्छा, अगर आप चाहो तो इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर सकते हो, या आप इस फील्ड में एंटर करने के बाद में चाहो तो इस दृष्टिकोण को नकार भी सकते हो। लेकिन चूंकि हम लोग फिलोसफर हैं, तो अगर आप स्वीकार करोगे तो उसके पीछे भी कुछ तर्क होने चाहिए, और अगर आप निषेध करोगे तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ तर्क अवश्य होने चाहिए। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, हम लोग ने देखा कि ये कथन आंशिक रूप से गलत सिद्ध होगा कि सब कुछ हिंदुस्तान से ही पाश्चात्य जगत में गया है। ये कहना भी गलत होगा कि पाश्चात्य दर्शन हिंदू दर्शन से प्रभावित हो रहा है। इसका उलट कहना भी मुश्किल होगा कि हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति में सब कुछ पाश्चात्य दर्शन से आयातित है, इंपोर्ट किया गया है। स्टेस जैसे कमेंटेटर्स मानते हैं कि फ्री थिंकर्स, रैशनल थिंकर्स, इंडिपेंडेंट थिंकर्स अलग अलग जगह पर रहते हुए भी एक प्रकार से सोच सकते हैं, इसकी संभावना विद्यमान है। वो फेमस प्रोवर्ब या कोटेशन होता है ना कि ग्रेट मेन थिंक अलाइक, यानी एक तरह की क्षमता रखने वाला मनस अगर एक दूसरे के संपर्क में ना भी हो तो वो एक तरह से ही अपने चिंतन को प्रस्तुत करेगा। So I'm not sure whether Greek philosophy is inspired by Indian philosophy or Indian philosophy is inspired by the Greek philosophy, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि दोनों में कुछ साम्यताएं तो पाई जाती हैं। For the sake of your information, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे नुमिस्मैटिक्स, ऐसे कॉइन्स मिलते हैं जिनके अगर आप एक तरफ देखोगे तो ग्रीक किंग का डिपिक्शन मिलेगा, जबकि अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो किसी ना किसी इंडियन किंग या क्वीन का डिपिक्शन मिलता है। हम ऐसा भी देखते हैं कि संस्कृत भाषा और यूनानी भाषा में कुछ साम्यताएं प्रतीत होती हैं। हम ये भी जानते हैं कि गांधार कला में भारतीय संस्कृति का बड़ा योगदान रहा है। हम ये भी देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध का स्टैच्यू बनाया जाता है तो उसकी एक टिपिकल स्टाइल ग्रीक स्टाइल भी होती है। हम ऐसा भी देखते हैं कि इंडियन गॉड्स एंड गॉडेसेस के स्टैच्यूज और पिक्चर्स बनाते समय हम ग्रीक स्टाइल से प्रभावित होते आए हैं। इनफैक्ट ये आप लोग को इंटरेस्टिंग लग सकता है,
how to explain it. In typical style, when Indian gods and goddesses were depicted, तो उनके खड़े होने का पोस्चर टिपिकल क्लासिकल इंडियन स्टाइल में हुआ करता था कि वो सीधे खड़े रहेंगे। आप सबने वो स्टैच्यूज देखे होंगे, एक हाथ से वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, दूसरे हाथ में शायद शंख होगा, कमल का फूल होगा या कुछ ऐसी चीज होगी। कुछ कमेंटेटर्स, आर्किटेक्ट्स, हिस्टोरियंस का ये भी मानना है इंडियन स्टैचू के डिपिक्शन में जो एक नई स्टाइल हमारे सामने आई, जिसमें हमारे ईश्वर अपने हथियारों को यूं लेकर के खड़े हैं, या वो एक्स लेकर के यूं खड़े हैं, या फिर वो सीधे ना खड़े होके एक मॉडल लाइक पोस्चर में खड़े हैं। उन्होंने एक पैर आगे बढ़ाया हुआ है, एक पैर पीछे है, जो उनका एग्रेसिव पोज होता है। ये सारी चीजें ग्रीक कल्चर से हमारे यहाँ आई हैं। कई देवी और देवताओं के डिपिक्शन में साम्यता भी दिखाई देती है। जो मेड्यूसा गॉडेस है, अगर आप उसकी साम्यताएं खोजने का प्रयास करें तो वहां यहाँ पर काली देवी की तरह दिखाई देता है। हमारे यहाँ के जो गॉड्स एंड गॉडेसेस को क्लीन शेप दिखाया जाता है, बट विथ लॉन्ग फ्लोइंग हेयर्स दिखाया जाता है। इसको ग्रीक कल्चर का प्रभाव माना जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ के कई किंग ग्रीक कल्चर के बारे में जानते थे, सुनते थे, समझते थे। तो इसमें तो कोई संदेह नहीं कि दोनों सभ्यताएं और संस्कृति एक दूसरे से प्रभावित रही, लेकिन क्या हम ये मान सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव के आधार पर अपने दार्शनिक सिद्धांत दे रहे हैं? तो स्टेस जैसे दार्शनिक बोलेंगे कि ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होने की कोई संभावना है। अब ऐसे में ये कहां से माना जाए कि ग्रीक कल्चर का आरंभ हो रहा है? तो स्टेस मानेंगे या तो इसका प्रभाव हमको इजिप्शियन कल्चर से मानना पड़ेगा, जो कि एक मिस्टिक कल्चर था, रहस्यात्मक धर्म माना जाता था। इनफैक्ट हम सब ने वो मूवीज देखी ना, द ममी रिटर्न वगैरह वगैरह, जो कि थोड़ा सा एक मिस्टिक अप्रोच को, एक मिस्ट्री टाइप सिचुएशन को दिखाता है। कभी कभी हम इसको ओकल्ट कल्चर कहकर भी बुलाते हैं। नाउ सच वाज द सिनेरियो। तो स्टेस कह रहे हैं, पहली बात तो ना तो पाश्चात्य सभ्यता भारत से प्रभावित है, न ही भारतीय सभ्यता पाश्चात्य जगत से प्रभावित है। दोनों इंडिपेंडेंटली डेवलप कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें तो कोई समस्या हमारे पास नहीं हो सकती। अगर कोई प्रभाव आया भी है तो वो इजिप्शियन कल्चर से आया है, इंडियन कल्चर से नहीं आया है। ऐसा भी हो सकता है कि ग्रीक कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों ही इजिप्शियन कल्चर से प्रभावित हो और इस प्रकार दोनों में साम्यता दिखाई देती हो। कम से कम इतना तो निश्चित है कि क्रोनोलॉजिकली स्पीकिंग ग्रीक कल्चर रोमन कल्चर और यूरोपियन कल्चर से पहले आता है, तो उसकी इंस्पिरेशन को स्वीकार किया जा सकता है। इन बातों को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टेस का कहना है कि आगे से जब भी मैं ग्रीक कल्चर की बात करूंगा तो आप उसका आशय सिर्फ और सिर्फ एथेनियन कल्चर से ना लें, सिर्फ और सिर्फ सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल से ना लें, बल्कि हर वो चीज जिसके ऊपर यूनानी संस्कृति, सभ्यता और प्रश्न की शैली का प्रभाव दिखाई देता है, हम उसको ग्रीक कल्चर, ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक फिलॉसफी मानकर चलेंगे, चाहे उनका खुद का क्लेम ये हो कि ये स्वयं में ऑटोनॉमस सिटी स्टेट हैं। तो हमारे पास अलग अलग सिटी स्टेट और उसके नाम पे अलग अलग थिंकर्स के ग्रुप मिलते हैं, जैसे आयोनियन, माइलेशियन, क्रेतन, एथेनियन वगैरह वगैरह। लेकिन अपनी सुविधा के लिए फिलहाल हम उन्हें केवल और केवल एक नाम देंगे और वो नाम है हेलेनिक फिलॉसफी। बिल्कुल वही डिफरेंस है जो कि भारत और इंडिया के नाम पर है। तो इंडिया तो हमें दूसरे कह करके बुलाते हैं, हम तो स्वयं को भारत कह करके बुलाते हैं। उसी तरह ग्रीक तो हम लोग उनको नाम दे रहे हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, लेकिन वो स्वयं को हेलेनिक फिलॉसफी कह करके बुला रहे हैं।
तो इस आधार भूमि को स्वीकार करते हुए स्टेस अपना चिंतन आरंभ करते हैं। अपनी लास्ट क्लास के लास्ट पोर्शन में हमने एक विवादित बिंदु को उठाया था, जिसमें स्पेस अपनी कॉलोनियल, अपनी यूरोसेंट्रिक मेंटालिटी की वजह से भारतीय दर्शन के ऊपर कुछ अभियोग भी लगाते हैं, एलिगेशंस भी लगाते हैं। और वो एलिगेशन ऐसे हैं, पेज नंबर 14, 15, 16 और 17 पर दिए गए हैं, जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको समझकर हम सबको गुस्सा आता है। We become so irritated. In fact, we get offended. लेकिन याद रखें, as a philosopher, we are not supposed to be offended. Rather, we are supposed to look at the rationale behind it. हमें इसके पीछे के तर्कों को, प्रमाणों को स्वीकार करना चाहिए, and if possible, we should try to give proper responses to them. तो हमारे ऊपर कौन कौन से अभियोग स्टेस लगाते हैं? अभियोग के पहला, भारत में तो दर्शन है ही नहीं, जो कुछ भी है वो धर्म है, यानी सब कुछ घुला मिला है। भारत में दर्शन तो है ही नहीं, और जो भी दर्शन है वो काव्यात्मक स्वरूप में है, यानी पद्य शैली में है। श्लोक हैं, कविताएं हैं, पोइट्रीज हैं, फिलॉसफी कहाँ है? दूसरा, वो कहते हैं इंडियन फिलॉसफी का कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि ये हमेशा अदरवर्ल्डली ट्रांसेंडेंटल जगत की बात करती रहती है। शायद उनका अभियोग वेदांत के ऊपर था। और इसी में छुपा हुआ एक और अभियोग ये है कि भारतीय दर्शन एक नैराश्यवादी दर्शन, पेसिमिस्टिक फिलॉसफी है। ये तर्क आपने फर्स्ट ईयर की दत्तायन चटर्जी में भी पढ़ा था। हम लोग ने बहुत संक्षिप्त चर्चा की थी, लेकिन यहाँ हमारे पास मौका है कि हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम अभियोग जो हमारे ऊपर लगता है वो ये है, इंडियन फिलॉसफी इज प्योरली सोटेरियोलॉजिकल इन नेचर। पाश्चात्य दर्शन पूर्वीय दर्शन यानी कि भारतीय दर्शन पूर्ण रूप से मोक्ष शास्त्रीय दर्शन है। यानी हमें ढेर सारे स्टेप्स बताए जाते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, सांख्य हो, योग हो, न्याय वैशेषिक हो, मीमांसा हो, विशिष्ट अद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो या अद्वैत हो। और इनके सारे चरण, सारे प्रेस्क्रिप्शंस, सारे सजेशंस केवल और केवल अपवर्ग, निब्बान, मोक्ष, मुक्ति को प्राप्त करने मात्र के लिए हैं। और जिस क्षण आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, अमूमन ये भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता। मानो this was the sole motive, once it has been approved, once it has been acquired, there is not much to do. तो ये बिल्कुल इंडियन मूवी की तरह है कि हमारे हीरो और हीरोइन की शादी होगी और लास्ट में कैप्शन लिख करके आता था, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मानो उसके बाद कोई कहानी बन ही नहीं सकती। तो चूंकि हम लोग मोक्ष पर आकर समाप्त कर रहे हैं, इसलिए इसे मोक्ष शास्त्रीय परंपरा कहिए, इसको दर्शन न कहिए। अब ये अभियोग ऐसे हैं जिनसे हम लोग को गुस्सा आना तो स्वाभाविक सा प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम लोग थोड़े ठंडे दिमाग से सोचें तो हम पाते हैं आंशिक रूप से इन अभियोगों में कुछ सच्चाई भी पाई जाती है। ऐसे अभियोग सिर्फ WT स्टेस नहीं लगा रहे, बल्कि अल्बर्ट श्वीट्जर, डेल रीड और कहीं कहीं पे बर्ट्रैंड रसल जैसे थिंकर्स भी ये अभियोग लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसे चिंतक हैं जो भारतीय परंपरा की बड़ी तारीफ करते हैं, कुछ ऐसे चिंतक हैं जो भारतीय परंपरा की बड़ी कटु आलोचना करते हैं। और लंबे समय तक इसका कारण ये माना गया कि वी हैड अ क्लोज्ड सिविलाइजेशन। हमारी लैंग्वेज, हमारे कल्चर, हमारे टेक्स्ट के बारे में पाश्चात्य जगत को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, कोई भी संज्ञान नहीं था, इसलिए वो ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशन हमारे ऊपर लगाते रहे हैं। हम लोगों ने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? अगेन द आंसर लाइज इन द सेम फैक्ट, हम स्वयं में संतृप्त थे। वी वर अ वेल सैचुरेटेड, वेल सेटिस्फाइड सिस्टम, और हमने सारे अभियोगों को
वेव ऑफ करने का प्रयास किया कि इनकी बात का क्या जवाब देना। शायद इसकी वजह ये भी थी, वी वर नॉट अवेयर ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड बाय द यूरोपियंस, नीदर फ्रेंच नॉर जर्मन नॉर इंग्लिश नॉर एनीथिंग एल्स। तो हमको पता ही नहीं चल पा रहा था कि हमारे ऊपर क्या अभियोग लगाए जा रहे हैं और इनका जवाब देना भी है या नहीं देना, और अगर देना है तो क्यों देना, और नहीं भी दें तो क्या। बट विद द रेनेसां ऑफ इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी, जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद वगैरह वगैरह, हम पाते हैं we became well aware of the western allegations on the Indian society। और फिर हमारे यहाँ के कई ऐसे चिंतक जो कि संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ग्रीक, जर्मन, फ्रेंच सभी भाषाओं में पारंगतता रखते थे, एक्सपर्टाइज रखते थे और ग्रंथों की जानकारी भी रखते थे, उन्होंने इसका जवाब देने का प्रयास किया। इसका जवाब देने का प्रयास हमको कई दार्शनिक में मिलता है, जैसे जनार्दन गनेरी, बी के मतीलाल, दया कृष्ण वगैरह वगैरह। इनफैक्ट दया कृष्ण की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बुक है, छोटी सी बुक है, कभी आप लोग को समय मिले तो आप पढ़िएगा, जिसका नाम है 3 मिथ्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी, अर्थात पाश्चात्य जगत ने भारतीय दर्शन पे कौन से मिथकीय आरोप लगाए हैं। मिथकीय क्यों? क्योंकि वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, क्योंकि वो केवल सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। तो वो मिथक क्या हैं और उनका जवाब क्या और किस प्रकार दिया जा सकता है, इसका जवाब डी दया कृष्णन अपनी 3 मिथ्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी में देते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर आप इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 1 और इंडियन फिलॉसफी वॉल्यूम 2 बाय डॉक्टर एस राधाकृष्णन पढ़ें तो वहां भी आपको इन प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। इन प्रश्नों के जवाब हम लोग को दत्तायन चटर्जी की किताब 6 वेज ऑफ नोइंग में भी मिलते हैं। तो बहुत सारे सवाल जवाब की परंपरा चलती रही जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है, जबकि वो इतनी बेसिक हैं कि हर फिलॉसफी के सिंसियर स्टूडेंट को इसके तर्कों के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आपको समय मिले, आपकी रुचि हो, तो इनमें से कुछ किताबों को पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। अलबत्ता ये किताब जो कि बहुत पहले लिखी गई है, तो स्टेस इस प्रकार के आरोप आंशिक रूप से भारतीय दर्शन पे लगाते हैं, लेकिन ये सारी की सारी बात हमारी भूमिका में है। स्टेस की कुछ बातें सही भी हैं। स्टेस का कहना है पाश्चात्य जगत भारतीय दर्शन, चाइनीज दर्शन, अरेबिक दर्शन, इजिप्शियन दर्शन को दर्शन क्यों नहीं मानता, तो इसके पीछे की वजह यह है, स्टेस जैसे दार्शनिक दर्शन को केवल और केवल एक मानसिक प्रक्रिया मानते हैं। अगर मैं इसे हिंदी में बोलना चाहूं तो हम लोग इसे बुद्धि विलास कह करके बुला सकते हैं। समथिंग डन फॉर द मेंटल प्लेजर और मेंटल एक्सरसाइज। हम लोग कभी कभी अगर चाहें तो इसको सुडोकू के गेम के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो सुबह सुबह हम लोग उठे, हमने न्यूज़पेपर उठाया, अगर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया लिया है तो उसमें नीचे एक कॉलम में सुडोकू का गेम दिया होगा, जिसमें 9 नंबर्स को आपको मिक्स एंड मैच करके कुछ सेटिंग बैठानी होगी, और हम लोग तुरंत पेन को उठाते हैं और उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के पास एक किड्स कॉर्नर आता था पेपर में, उसमें 2 पिक्चर्स दी जाती थी और बच्चों से कहा जाता था कि आप इन दोनों पिक्चर्स के बीच में 10 डिफरेंस बताइए, और हम लोग फौरन पेंसिल या पेन लेकर के लग जाते थे। आज के समय में अगर कोई हमसे पूछे आप ऐसा क्यों करते हो, ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिलता है, क्या इस पे कोई इनाम है, क्या इससे आपको कोई सर्टिफिकेट मिलेगा, तो ऐसे में शायद मेरा जवाब ये होता, वेल जब मैं सुडोकू खेल रहा हूं या फाइंड द डिफरेंस कर रहा हूं या पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जिगजैग में पहुंच रहा हूं, तो ये सब चीजें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे लिए ये एक मेंटल एंजॉयमेंट है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है। इसके अलावा
फिलॉसफी का कोई और कारण हो, ये जरूरी तो नहीं। जब किसी साइंटिस्ट ने पहली बार, शायद वो रदरफोर्ड होंगे या नील बोर होंगे, उन्होंने एटॉमिक मॉडल को खोजा था, तो इसके पीछे उनका उद्देश्य केवल साइंटिफिक डिसिप्लिन का एंजॉयमेंट लेना था। उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि चलो एटम बॉम्ब बनाते हैं और सारी दुनिया को तबाह कर देते हैं। नील बोर और रदरफोर्ड ने यह भी नहीं सोचा होगा कि चलो हम एनर्जी बनाते हैं और सारी दुनिया को आबाद कर देते हैं। एक्चुअली वो बस उस एटॉमिक मॉडल को खोज भर रहे थे, और इस साइंटिफिक एंडेवर से उन लोग को एक तरह का इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, एंड दिस वाज इनफ फॉर देम। तो अगर ऐसा है तो उनके लिए भी तो ये बुद्धि विलास मात्र ही था, मेंटल एक्सरसाइज था। शायद यही वजह है कि एक स्थान पर प्लेटो भी कहते हैं, फिलॉसफी इज नॉट माई वोकेशन बट माई प्रोफेशन। ये बात ओरिजिनली थेलीज ने कही है। अच्छा, वोकेशन और प्रोफेशन के बीच में क्या डिफरेंस होगा? अगर हम हिंदी में इसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा करना चाहें, तो हम कहते हैं ये एक वोकेशनल कोर्स है। जैसे आप कंप्यूटर का कोर्स करो, पॉलिटेक्निक से करो, बीएड कर लो, बीटीसी कर लो। वोकेशनल क्यों? क्योंकि ये रोजगार परक कोर्स हैं, यानी इनको करके आप कोई रोजगार पाना चाहते हो, यानी सीधे शब्दों में बोलें तो इनसे आप अपना ब्रेड एंड बटर चलाना चाहते हो। हम कभी भी ऐसा दावा नहीं करते कि हम वोकेशनल कोर्स चला रहे हैं, क्योंकि फिलॉसफी पढ़ना कोई रोजगार की नौकरी की गारंटी तो नहीं है। आप फिलॉसफी को पढ़ करके जॉब नहीं हासिल कर पा रहे हो, और आप अपना कोई बिजनेस भी नहीं खोल सकते, तो हम फिलॉसफी क्यों पढ़ते हैं? तो स्टेज जैसे दार्शनिक कह रहे हैं, फिलॉसफी पढ़ते समय हमने कोई ये गारंटी थोड़ी ना दी थी कि हम आपके ब्रेड और बटर को इंश्योर करेंगे। हाँ, हमने इतनी एश्योरेंस जरूर दी थी, हम आपके माइंड को इतना मैच्योर, इतना पॉलिश, इतना आर्गुमेंटेटिव, इतना रैशनल, इतना अनबायस्ड बनाने का प्रयास करेंगे कि बाद में आप जो कुछ भी करोगे उसमें सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इनफैक्ट अपने यूनिवर्सिटी सिस्टम में भी तो हम लोग यही करते हैं। हम लोग ये गारंटी नहीं देते कि हम आपको रोजगार दे रहे हैं। अगर आपको रोजगार की गारंटी चाहिए तो आप पॉलिटेक्निक में जाओ, आप एमबीए में जाओ, लेकिन इतना वादा जरूर करते हैं, हम ईमानदारी से आपको रैशनल, पॉलिश्ड बनाने का प्रयास करेंगे। तो फिलॉसफी इज अ मेंटल एक्सरसाइज, इट्स डन फॉर इट्स ओन सेक, need not necessarily be any other use of that। अब बाकी आप इसका कैसे उपयोग करेंगे ये तो आपके ऊपर है। और अगर आप याद करें तो अपने सेकेंड ईयर के एथिक्स के पेपर को पढ़ते समय भी हम लोग ने आरंभ में ये बात कही थी, आपकी मैम ने आपको बताई थी कि एथिक्स से मोरालिटी की गारंटी नहीं मिलती। हमारे एथिक्स के क्लास का कोई स्टूडेंट टॉप कर जाता है, लेट्स से 99% मार्क्स आते हैं, वैसे फिलॉसफी में 99% आते नहीं हैं, बट अगर किसी के आ जाएं तो क्या इससे ये गारंटी होगी कि एथिक्स के पेपर में 99% मार्क्स लाने वाला सामान्य सामाजिक जीवन में भी बड़ा ही नैतिक होगा? आई वुड से नो। एथिक्स आप केवल थ्योरीज को समझने के लिए पढ़ रहे हो। हाँ, उससे संभावना तो बनती है कि आप ज्यादा मॉरल बन जाओगे, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ इसी प्रकार इस केस हमसे कह रहे हैं, फिलॉसफी इज अ मेंटल एक्सरसाइज। आप इससे मोक्ष को प्राप्त कर लोगे, आप इससे ब्रेड एंड बटर को प्राप्त कर लोगे, आप इससे आईएएस क्वालिफाई कर लोगे, ये कोई जरूरी नहीं। चूंकि इंडियन फिलॉसफी सोटेरियोलॉजी, लिबरेशन की गारंटी दे रही है, इसलिए स्टेस इंडियन फिलॉसफी को फिलॉसफी ही नहीं मानते, क्योंकि उनके अनुसार लिबरेशन की बात करना, सोटेरियोलॉजी की बात करना तो रिलीजन का कार्य है, धर्म का कार्य है। फिलॉसफर का दायित्व ये नहीं है।
आजकल सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब हम फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आपके सामने एक कॉकटेल प्रस्तुत करते हैं जिसमें थोड़ा सा धर्म, थोड़ा सा आध्यात्म, थोड़ा सा योगासन, थोड़ा सा नैतिकता और थोड़ा सा लॉजिकल आर्गुमेंट मिले जुले होते हैं। स्टेस का मानना है और बहुत सारे लोगों का मानना है, मैं उनका बड़ा ही समर्थक हूं, कि फिलॉसफी ओनली मीन्स लॉजिकल आर्गुमेंटेटिव मेथोडोलॉजी, इट ओनली मीन्स द मेंटल एक्सरसाइज, ये रिलीजन नहीं है। जब हम योग दर्शन की बात करते हैं तो वो योग आसन नहीं है, ये कुछ और बात है जहां पे कॉन्शियसनेस, चित्त की बात हो रही है। तो हमें से बहुत सारे लोग अगर हनुमान चालीसा को शामिल करना चाहें फिलॉसफी में तो स्टेस का कहना होगा नहीं। अगर वो वेदों को शामिल करना चाहें फिलॉसफी में तो स्टेस का फिर भी कहना होगा नहीं। और अगर आप बाबा रामदेव के योगासन को फिलॉसफी में शामिल करना चाहो तो पुनः स्पेस जैसे मंझे हुए फिलोसफर्स का कहना होगा कि बिल्कुल नहीं, these are not philosophy, these are something very important, we admit that, but still they are not philosophy, they are something else on the name of philosophy. तो फिर फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज understanding the general ideas of the thing. Philosophy is a mental exercise. Philosophy is a thought process done for its own sake. उससे कोई लाभ होगा, नुकसान होगा, होगा भी कि नहीं होगा, ये हमारा कंसर्न नहीं है. We are asking questions, we are trying to find out answers simply because these are the perennial questions. ये नित्य प्रश्न हैं, शाश्वत प्रश्न हैं जो हर युग में हर समाज के सामने आते रहे हैं. What is ultimate substance? What is God? What is evil? What is knowledge? How can we acquire knowledge? What is good life? How can we become good? How is good different from bad or evil? And so on. अपने जीवन में कभी ना कभी तो हम सब ने ये प्रश्न खुद से ही जरूर पूछा होगा. और ऐसे प्रश्नों का जवाब ना तो आपको साइकोलॉजी में मिलेगा, ना इकोनॉमिक्स में, ना एजुकेशन में, ना स्टैटिस्टिक्स में, ना फिजिक्स में, ना बॉटनी में. इनके जवाब खोजने के लिए आप कहाँ आते हैं? आप फिलॉसफी में आते हैं. और शायद कुछ लोग ऐसा कहते भी हैं कि फिलॉसफी स्टार्ट्स वेयर द साइंस एंड्स. तो कोई जरूरी नहीं कि हम ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जाएं. एक्चुअली हमारा तो प्रोसेस ही कुछ और है जिसे हम प्रोसेस ऑफ आर्गुमेंटेशन कह करके बुलाते हैं. तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए, इस टेस्ट के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम पहले चैप्टर पर पहुंचते हैं. अगर आपके पास पीडीएफ है तो आप प्लीज इस पेज को खोल लीजिए, जिस पेज का टाइटल दिया गया है चैप्टर 2 द आयोनिक्स. स्टेस इस चैप्टर के आरंभ में लिखते हैं, द अर्लीस्ट ग्रीक फिलॉसफी बिलोंग टू व्हाट इन आफ्टर टाइम्स केम टू बी कॉल्ड द आयोनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी. The name was derived from the fact that the three chief representatives of this school, Thales, Anaximander, and Anaximenes, were all men of Ionia. That is to say, the coast of Asia Minor. देखिए, इससे हमारी पुरानी बात स्वतः सिद्ध होती है कि नाम तो है ग्रीक फिलोसफर, लेकिन है कहां पर? एशिया माइनर में है, जो ऑफिशियली ग्रीस का पार्ट नहीं है. बट स्टिल हम ग्रीक फिलॉसफी की शुरुआत आयोनिक फिलोसफर से मानते हैं. अब आपसे प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं? इस किताब की हर एक लाइन से कोई ना कोई एमसीक्यू, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है. तो मैं आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता हूं, व्हाट वेर द चीफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आयोनिक फिलॉसफी. अब उसके ऑप्शन आपके थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दिए जाएंगे, जैसे थेलीस, एनेक्सिमेंडर, डेमोक्रिटस, सोक्रेटिस, एनेक्सिमेनीस, एनेक्सिमेंडर, या फिर स्टोइक्स, एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेनीस, और लास्ट में थेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमेनीस.
हमको पता है इसके 3 प्रमुख चिंतक थेलीस, एनेक्सिमेंडर और एनेक्सिमीनीस होंगे, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये उदाहरण सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, आई अश्योर यू, हमारे प्राइमरी टेक्स्ट से होते हैं, तो आपको ये पुस्तक लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। और पहले सेमेस्टर में आपके पास हार्डली 150 से 200 मैक्सिमम पेजेस होंगे। तो ये आपके लिए एक छोटी सी हिंट थी। अब हम लोग दोबारा से टेक्स्ट पे पहुंचते हैं। The 3 chief representatives were all men of Ionia, and the first one is Thales, who was the founder of the Ionic School of Philosophy. थेलीस जिस जगह पे रहता था उस लोकेशन को माइलेटस कह करके बुलाते थे। तो कभी कभी हम इन तीनों थिंकर्स को माइलेशियन फिलोसफर्स कहकर भी बुलाते हैं। थेलीस को हम लोग फादर ऑफ ऑल फिलोसफी कह करके बुलाते हैं। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन आपके लिए जानबूझकर हम लोग क्रिएट करेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ फिलोसफी? डेकार्ट, सोक्रेटिस, थेलीस और एरिस्टोटल। अब हमको पता है डेकार्ट वाज द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी। हमको ये भी पता है सोक्रेटिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल फिलोसफर। Aristotle was the first author of the written philosophy, but none of them were the father of all philosophy or the first philosopher. The first philosopher was only and only Thales. तो आप थेलीस के ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। तो चूंकि हमारा सिलेबस अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको लाइन बाय लाइन बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा। Now Thales was famous in antiquity for his mathematical and astronomical learning. तो मूल रूप से दर्शन शास्त्र एक अलग विधा नहीं था। स्वयं थेलीस एक गणितज्ञ भी थे और एक नक्षत्र शास्त्र का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञ भी थे। एंड ऑल्सो फॉर हिज पर्सनल सेजेसिटी एंड विजडम, ही इज इंक्लूडेड इन ऑल द अकाउंट्स ऑफ द 7 सेजेस। अब यहाँ भी आपको पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन में एक साम्यता दिखाई देती है। आप सबने भी भारतीय सभ्यता में सप्त ऋषि का नाम सुना होगा। इनफैक्ट हमारे 7 तारों के तारामंडल कॉन्स्टेलेशन को भी हम सप्त ऋषि मंडल उर्षा मेजर के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार का एक मिथक ग्रीस में भी 7 सेजेस के बारे में हुआ करता था, हालांकि उनके नाम कुछ अलग हुआ करते थे। और इंटरेस्टिंगली थेलीस को उन 7 सेजेस में से फर्स्ट सेज या पहले ऋषि के रूप में भी स्वीकार किया गया। The story of 7 sages is unhistorical, but the fact that a list of their names differ considerably as given by what veneration he was in by different writers, whereas the name of Thales appears in all, shows with what veneration, what regard he was considered in the Greek philosophy. थेलीस थे जिन्होंने 585 बीसी में पहली बार ये प्रेडिक्ट किया था कि एक सोलर एक्लिप्स होने वाला है। He must have been a great engineer, for he caused a diversion of the river Hylas, where Crassus and his army were unable to cross it. Nothing else is known of his life, though there were many apocryphal stories. तो उनके बारे में बड़ी कहानियां प्रचलित हैं, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, लेकिन ये सब मिथकीय कहानियां हैं। इसके बारे में कोई भी प्रमाण हमको नहीं मिलता। एक कहानी तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। थेलीस चूंकि एक मैथमेटिशियन थे, चूंकि एक नक्षत्र विशेषज्ञ थे, तो एक अभियोग, एक सार्कास्टिक एलिगेशन इंडियन फिलॉसफी पे बारंबार लगता रहता है और वेस्टर्न फिलॉसफी पे भी लगता रहता है। ब्रॉडली स्पीकिंग हर फिलॉसफर के ऊपर लगता रहता है। इसे सुन के शायद अगर मैं आप लोग का चेहरा देख रहा होता, आप सबके चेहरे नहीं अवेलेबल हैं, तो आई एम श्योर आप लोग के चेहरे पे एक मुस्कान आ जाएगी। हर कोई फिलोसफर से कहता है, व्हाई डोंट यू मेक योरसेल्फ यूजफुल? आप कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते? एज इफ हम लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बुरा या नॉनसेंसिकल वर्क है। बट अगर आप आईटी चौराहे पे जाकर कोई फिलोसॉफिकल डिस्कशन शुरू कर दो, तो शायद वो चाय वाला भी आपसे यही करेगा, इसका फायदा क्या है, आप ये क्यों कर रहे हो, इससे कितने पैसे मिलेंगे? और ये आज का प्रश्न नहीं है, लेट मी अश्योर यू।
This question was prevalent even in the time of Thales. तो जब थेलीस ने बार बार इस अभियोग को सुना कि आप कोई अच्छा काम, कायदे का काम क्यों नहीं करते, तो थेलीस ने कहा कि लीजिए मैं आपको कायदे का काम करके दिखाता हूं। और उन्होंने अपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन और अपने सेलेस्टियल स्फीयर्स के नॉलेज के आधार पर यह जाना कि अगले साल बारिश बहुत कम होगी या नहीं होगी। अब जैसा कि आपको पता है, ग्रीक कल्चर इज अ ऑलिव ऑयल बेस्ड कल्चर, तो ऑलिव ऑयल्स का बड़ा महत्व है, बड़े महंगे मिलते हैं वहां पे। और उन्होंने अपना सारा का सारा धन, मकान, सब चीजें बेच करके पूरे आइलैंड, आयोनियन आइलैंड के ऑलिव्स को खरीद कर स्टोर कर लिया, क्योंकि ऑलिव्स की खासियत होती है कि आप इनको सुखा करके, संजो करके स्टोर कर लो और ये कई साल तक खराब नहीं होंगे। सबको लगा कि बिकॉज ये एक फिलोसफर हैं तो अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं जिसका कोई भी फायदा नहीं होगा। आश्चर्यजनक रूप से अगले साल जब बारिश नहीं हुई और लोगों के पास थेलीस की कमी हो गई, तो थेलीस ने मात्र एक साल में, एक मॉनसून में थेलीस को, अपने ऑलिव्स को इतने दाम पर बेचा कि वो आयोनियन आइलैंड के सबसे धनाढ्य लोगों में, रिच पर्सन्स में शामिल कर लिए गए। एंड द पीपल वर सरप्राइज्ड कि जो काम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं कर पा रहे हैं, वो थेलीस ने केवल एक वर्ष में करके कैसे दिखा दिया, वो भी केवल अपने कैलकुलेशन, अपने आर्गुमेंट्स के आधार पर। और अगले साल थेलीस फिर अपने पुराने प्रोफेशन पे चले गए, जो था फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करना। लोगों ने उनसे पूछा, अगर आप बिजनेस में इतने माहिर हो, इतने एक्सपर्ट हो, अगर आपका कैलकुलेशन, आर्गुमेंटेटिव कैपेसिटी इतनी अच्छी है, तो आप ऑलिव्स का बिजनेस क्यों नहीं करते? शायद आने वाले 20 वर्षों में आप पूरे के पूरे हेलेनिक सिविलाइजेशन के सबसे रईस व्यक्ति बन जाओगे। और ये मिथक कहता है कि थेलीस ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आई डोंट लाइक डूइंग बिजनेस, आई लाइक डूइंग फिलोसफी। Remember, philosophy is my profession, not my vocation. तो दर्शन करना मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मेरी एक्सपर्टाइज है, मेरा ब्रेड एंड बटर ना तो है और ना ही हो सकता है। और वो दोबारा फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट्स पे चले जाते हैं। सो दिस वाज अ मिथक, अ मिथ अबाउट थेलीस। थेलीस के बारे में कोई भी राइटिंग हमको नहीं मिलती है, जो मिलती है वो थोड़ा बहुत इधर उधर मिलती है। His philosophy, if we can call it philosophy, consisted, so far as we know, of two propositions. अगर हम थेलीस की फिलॉसफी की बात करें तो उनसे हमें दो मोटी मोटी बातें पता चलती हैं। पहला तो ये कि अल्टीमेट प्रिंसिपल ऑफ द वर्ड, यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जिसे हम लोग अल्टीमेट सब्सटेंस कह करके बुला रहे हैं, एक्चुअली ओरिजिनल थिंकर उसको सब्सटेंस नहीं कह रहे थे। सब्सटेंस तो एक सुविधाजनक शब्द था उनके लिए। ये परम द्रव्य नहीं बल्कि परम सिद्धांत तो हुआ करता था, एक रूल हुआ करता था जिससे हम सब गवर्न होंगे और सबके ऊपर समान रूप से आरोपित किया जाएगा। अल्टीमेट सब्सटेंस तो अपनी सुविधा के अनुसार दिया गया टर्म है। आप उसे ऐसा सब्सटेंस ना माने जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में होगा, जो स्पेस और टाइम में होगा, जिसको आप टच कर सको, जिसको आप देख सको। वो ऐसे सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे, वो एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रतीक को भौतिक जगत में खोज रहे हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा, अल्टीमेट सब्सटेंस का मतलब फिजिकल सब्सटेंस अनिवार्य हो ये जरूरी नहीं है। भौतिक पदार्थ केवल उसका प्रतीकीकरण, सिंबलाइजेशन मात्र है। तो थेलीस के अनुसार स्टेस कहते हैं, फर्स्टली दैट द प्रिंसिपल ऑफ ऑल थिंग्स इज वाटर, दैट ऑल कम्स फ्रॉम वाटर। सभी चीजों का मूल सिद्धांत केवल और केवल जल है, क्योंकि हर चीज जल से ही तो आती है और जल में वापस चली जाती है। दूसरा उनकी प्रतिज्ञप्ति थी,
जो कि शायद आपको हास्यास्पद लिखे लगे। अर्थ इज नॉट राउंड, नॉट स्फेरिकल, बट इट्स अ फ्लैट डिस्क विच फ्लोट्स अपॉन द वाटर। तो जगत, पृथ्वी एक ऐसी तश्तरी के समान है जो पानी पर तैरती रहती है। The first, that is, water is the ultimate substance, is Thales' chief proposition, जहां पर वो मानते हैं जगत का मूल तत्व पानी, जल या उसके modifications हैं, अलग अलग स्वरूप हैं। Now two questions naturally occur to us. थेलीस ने जल को ही क्यों चुना? क्या वो कुछ और चुन सकते थे या नहीं चुन सकते थे? और दूसरा प्रश्न, by what process does water in his opinion comes to be changed into other thing? तो उनके अनुसार जल से अग्नि, आकाश वगैरह महाभूत कैसे बन जाते हैं? We cannot answer either of these questions with certainty. Aristotle says that Thales, quote unquote, probably derived his opinion from observing that, observing शब्द यहाँ पे की टर्म है, from observing that the nutriment of all things is moist, and that even actual heat is generated therefore from, and that animal life is sustained by water, and from the fact that the seed of all things possess a moist nature, and water is a first principle of all things that are humid, unquote। यानी वो कहते हैं कि जब हम जल की बात कर रहे हैं तो ये बात मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंपल परसेप्शन से जानी, ऑब्जर्वेशन या परीक्षण से जानी कि जगत की सभी वस्तुओं का मूल तत्व मॉइस्चर या नमी होता है। नमी खत्म हो जाए तो वो चीज डेड हो जाती है, यानी मॉइस्चर शुड बी द लाइफ, और मॉइस्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जल के रूप में। तो यही मॉइस्चर इस जगत का मूल तत्व होगा। इसके लिए वो प्रोबेबली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब जब वो उन्होंने जल को परम तत्व मान लिया तो अगला प्रश्न हमारे सामने आता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि ये तो एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है और इसमें फिलोसॉफिकल क्या है? और आपको ये जान के भी आश्चर्य होगा, रुचिपूर्ण भी लगेगा कि उनकी दो प्रतिज्ञप्तियां, पहली कि वाटर इज द अल्टीमेट सब्सटेंस और दूसरी की अर्थ इज अ फ्लैट डिस्क, दोनों ही तो गलत साबित हो गई। तो एक व्यक्ति जो दो सिद्धांत दे रहा है, दोनों सिद्धांत गलत साबित हो रहे हैं, हम उसको फादर ऑफ फिलॉसफी कहकर क्यों बुला रहे हैं? Are we not giving too much emphasis to a person who does not deserve it, because whatever the person has said has been proved to be wrong? What was so important, so significant in Thales which makes him the father of philosophy? इसका आंसर हम लोग अपने लास्ट क्लास में तलाशेंगे, और इसके आंसर के लिए मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूं एक होमवर्क के लिए। दिस इज अ फूड फॉर थॉट, जो कि आप लेकर वापस जाएं और आज इसके बारे में थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा मंथन करें। थेलीस ने ये प्रश्न और उनके उत्तर पहली बार दिए, और इस बात के लिए बड़ा ही साहस चाहिए कि आप उन प्रश्नों पर विचार करें जिनके बारे में विचार करने का साहस दूसरे लोग नहीं कर पा रहे, या जिसको व्यर्थ की प्रक्रिया मान रहे हैं। अब अगर ये व्यर्थ की प्रक्रिया है तो इसके ऊपर थेलीस क्यों विचार कर रहे हैं? शायद वो कुछ नया काम कर रहे होंगे जो पहले किसी ने नहीं किया, और शायद उनका कार्य महत्वपूर्ण भी होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा? क्योंकि उसने एक नई विधा को जन्म दिया जिसका नाम है फिलॉसफी, जिसका नाम है दर्शन, और जो आज तक जीवंत विधा बनी हुई है। सो दिस मच वाज देयर फॉर टुडे। बाकी का डिस्कशन हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। सो इसके इज देयर एनी डाउट? क्या मैं स्पष्ट था या कहीं पे कुछ गलती थी? आप लोग के पास कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछें। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा जी। क्वेश्चन ये है कि स्मृति जो है वो अनुभव पे ही निर्भर रहती है क्या? अगर होती है तो सर एक एग्जांपल देके समझा दीजिए, और नहीं होती तो भी एक एग्जांपल देके समझा दीजिए। पहली बात तो आपका क्वेश्चन अधूरा है। आपको मुझसे ये पूछना चाहिए कि किस थिंकर के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं।
क्योंकि स्मृति का महत्व कुछ दार्शनिक संप्रदायों में होता है और कुछ में नहीं होता। अगर आप प्लेटो के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, प्लेटो मेमोरी को नॉलेज नहीं मानते थे। ओपिनियन, मेमोरी, रिकॉग्निशन, रिमेम्बरेंस को नॉलेज के अलावा कुछ और मानते थे। तो अक्षय, आप किस थिंकर के रेफरेंस में पूछ रहे हैं? सर मैंने कल जो क्लास पढ़ी थी मैम की, तो मैंने न्याय फिलॉसफी पढ़ी थी, तो उसी के डिफरेंट अंदर मैंने पूछा था देखिए, ये। पहली बात तो अक्षय, हम लोग ग्रीक फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, फिलहाल इंडियन फिलॉसफी की बात नहीं कर रहे। और दूसरी बात, जब सही हम सही। लोग न्याय या किसी भी भारतीय दर्शन में हम लोग स्मृति की बात करते हैं, तो स्मृति का मतलब ग्रंथ होता है, उसके स्मृति और श्रुति से अलग अलग करके करते हैं। चूंकि वर्मा सर आ गए हैं, तो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। सो थैंक्स टू यू ऑल फॉर काइंड बियरिंग विद मी एंड पेशेंट हियरिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। सो थैंक्स टू यू ऑल, थैंक्स अगेन।